आइए समझते हैं भारत के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, मतलब हमारे समाज की पूरी जनसंख्या की बनावट को। अब सवाल ये है कि सिर्फ लोगों की गिनती करने से किसी देश के भविष्य के बारे में क्या पता चल सकता है? खैर, बहुत कुछ, और यही समझने के लिए हमें डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के विज्ञान को समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डेमोग्राफी है क्या। देखिए, ये सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल सरकारें देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों की भलाई के लिए योजनाएं बनाने में करती हैं। बेसिकली डेमोग्राफी लोगों की कहानी है जो नंबर्स के जरिए कही जाती है। ये शब्द खुद ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डीमोस यानी लोग और ग्राफेन जिसका मतलब है वर्णन करना। तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, और लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात, इन सब चीजों को बारीकी से एनालाइज किया जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरीज की। ये थियोरीज हमें समझाती हैं कि वक्त के साथ किसी भी देश की आबादी में बदलाव क्यों और कैसे आता है। इनमें से पहली थियरी है थॉमस रॉबर्ट मैल्थिस की। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो रफ्तार है वो हमेशा खाने पीने की चीज़ों के उत्पादन की रफ्तार से कई ज़्यादा तेज़ होगी। मतलब आबादी तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लेकिन खाने का उत्पादन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, जैसे 2, 4, 6, 8। तो जाहिर है एक इम्बैलेंस तो पैदा होगा ही। तो फिर इस इम्बैलेंस को कंट्रोल कैसे किया जाए? माल्थस ने इसके लिए 2 तरह के चेक्स या कहें कि रोकथाम के तरीके बताए। पहले हैं नेचुरल चेक्स, जैसे कि अकाल पड़ जाना, कोई बड़ी बीमारी फैल जाना या युद्ध। और दूसरे हैं प्रिवेंटिव चेक्स, मतलब जिन्हें इंसान खुद अपना सकता है, जैसे देर से शादी करना। अब एक और थ्योरी देखते हैं जो ज़्यादा मॉडर्न है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे कोई समाज डेवलप और मॉडर्न होता है, उसकी आबादी अपने आप स्टेबल हो जाती है। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत हाई होती हैं। दूसरे स्टेज में मृत्यु दर तो घट जाती है, लेकिन जन्म दर उतनी ही रहती है। नतीजा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फिर आता है तीसरा स्टेज, जब समाज पूरी तरह डेवलप हो जाता है। तब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं। तो चलिए इन थ्योरीज को ध्यान में रखकर देखते हैं कि भारत की अपनी जनसंख्या की तस्वीर क्या कहती है। यहाँ हमारे पास है भारत का मशहूर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि 15 से 49 साल की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 साल से कम और 60 साल से ज्यादा की डिपेंडेंट पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त इंजन बन सकता है। लेकिन इस मौके के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी है, और वो है लिंगानुपात में गड़बड़ी। 2011 में हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 महिलाएं थीं, और राज्यों में तो ये अंतर और भी ज्यादा है। एक तरफ केरल है जहां ये सबसे ज्यादा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा जैसे राज्य है जहां ये आंकड़ा बहुत ही कम है। और इस बिगड़ते लिंगानुपात के पीछे कई गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर गर्भपात, बालिका शिशु हत्या, बाल विवाह और लड़कियों को सही पोषण न मिलना। पर लिटरेसी के मोर्चे पर एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी है। हाँ, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अब भी फर्क है, पर 2011 सेंसस के हिसाब से महिला साक्षरता पुरुषों के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है, और ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का सिग्नल है। अब जरा ये देखते हैं कि आबादी में हो रहे बदलाव हमारे देश का नक्शा कैसे बदल रहे हैं। देखिए, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की 68.8% आबादी आज भी गांव में रहती है, लेकिन इसके बावजूद हम इतिहास के सबसे बड़े शहरी पलायन में से एक को देख रहे हैं। लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। और लोग शहरों की तरफ क्यों खिंचे चले आ रहे हैं? वजह साफ है। खेतीबाड़ी में काम कम हो रहा है, जबकि शहरों में नौकरी के बेहतर मौके हैं, अच्छी शिक्षा है, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना दशकों से भारत सरकार की पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। समय के साथ पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर सरकार का नजरिया काफी बदला है, और ये सफर काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन फिर 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी के दौरान एक जबरदस्ती नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, जिसका लोगों ने जबरदस्त विरोध किया।
इमरजेंसी के बाद पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। प्रोग्राम का नाम बदलकर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। और अब जोर जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि लोगों की मर्जी और उनके कल्याण पर था। यहाँ अमर्त्य सेन की बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि गरीबी और भुखमरी अक्सर खाने की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि लोगों की उस खाने तक पहुंच नहीं होती। मतलब साफ है, सिर्फ आबादी का साइज ही सब कुछ नहीं है। असली सवाल ये है कि रिसोर्सेज का बंटवारा कितना बराबर है। तो भारत के युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक सुनहरा मौका है, लेकिन इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए कई बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से पार पाना होगा। ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।